देखो बेटा यहाँ पर तो ये कह रहा है, देखो यहाँ पर एक लाइन है कि पोलर और आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट जैसे माना हमने कहा H2O है, H2O एक सॉल्वेंट है, लेकिन हमें पहचानना है कैसा सॉल्वेंट है। कैसा है बेटा ये सॉल्वेंट? ये पोलर है या नॉन पोलर है? देखो यहां पर क्या करेंगे, देखो यदि हम इसमें देखते हैं तो इस टाइप से HONH, इसमें क्या होता है बेटा, देखो यहां पर हमें ध्यान रखना, एक सीरीज हमारे पास है, 7th ग्रुप एलिमेंट कौन होते हैं? फ्लोरीन। और कौन है बेटा इस फैमिली के मेंबर्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाँ, एंड एस्टिडी। एस्टीज। ठीक है ना, ये सारे हैं इस मेंबर। इस मेंबर को छोड़ देते हैं हम यहाँ पर, है ना। बाकी ये सारे जो मेंबर है ना बेटा, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या कहा मैंने, क्या चीजें ज्यादा है? क्या है बेटा? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या कहा? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुण क्या, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। क्या करता है बताओ? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। अट्रैक्ट। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज है। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, इसमें नेगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही है, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाता है ना। ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, नेगेटिव है ना ये, है ना, ये क्या है? नेगेटिव है। क्योंकि जो लोग, अब हम नेगेटिविटी को ऐसे भी मान सकते हैं, देखो नेगेटिव लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज को हड़पना चाहते हैं, है ना। जो दूसरे की चीज होगा उसको हड़पना चाहते हैं, वो नेगेटिव हो गए, नेगेटिव लोग। तो यहां पर यदि हम देखेंगे, यहां ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि इनमें शेयरिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का होता है यहाँ पर, ये वाला, और एक इस ऑक्सीजन का होता है, तब बॉन्डिंग बनती है। क्योंकि इसके पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। तो मैं जो राउंड शेप में बनाया हुआ है ना, ये ऑक्सीजन के डॉट स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं, है ना। और यहां देखोगे फिर ये क्या करता है, एक शेयरिंग, इसे 8 चाहिए होते हैं ना, तो ये क्या करता है इस प्रकार से, देखो 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 तो ऑक्सीजन के है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग करता है। अब शेयरिंग में क्या हुआ, देखो इसने क्या करना था, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तब ये शेयरिंग हो रखी है। देखो यहाँ पर ये जो शेयरिंग हो रखी है बेटा, ये इस टाइप से हो रखी है, एक इलेक्ट्रॉन एक का है और एक इलेक्ट्रॉन एक का है, ठीक है ना। यहाँ पर शेयरिंग हुई, ये वाली शेयरिंग है। अब जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इनको होना चाहिए था बीच में। इसको ध्यान से समझना बेटा, ध्यान, ये कई जगह काम आएगा आपका, ठीक है ना। इनको कहां पे होना चाहिए था? बीच में। उतनी डिस्टेंस यहां से होनी चाहिए थी, उतनी डिस्टेंस यहां से होनी चाहिए थी, दोनों से बराबर डिस्टेंस। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बीच में तो रखा हुआ है। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ये ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ठीक बीच से थोड़ी अपनी तरफ खिसका लेता है। नेगेटिव है ना, दूसरी चीज को हड़पने की कोशिश करने से आता है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि जो ये हाइड्रोजन था, इससे थोड़ा सा दूर हो गया और ऑक्सीजन के नजदीक हो गए ये इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा नजदीक हो गए, किसके? ऑक्सीजन के नजदीक हो गए। देखो ऑक्सीजन के नजदीक, यहां से दूर दूर हो गए। इससे क्या हुआ, इससे फर्क पड़ा, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खिसकने से क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। किस पे आया पॉजिटिव चार्ज? हाइड्रोजन पे। जो लोग कहते हैं ना छोड़ो रहने दो कोई बात नहीं, तो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब उसमें थोड़ा सा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जिसने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, उस पे क्या आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। और इन चार्ज के आने से क्या हुआ बेटा, पोल बन गए। क्या बने? क्या बने बताओ, क्या बने बेटा इसमें? रोहित क्या बने? बोलो, मुझे आवाज नहीं आई बेटा। ये बोलना आप लोगों ने बार बार, है ना, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। क्या बने ये? सर पोल। हाँ, पोल।
और दो पोल बने बेटा, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है ना। देखो बने कि नहीं बने। तो अब ये जो है, ये जो क्या होते हैं, जो जो हमारे पास क्या होंगे, ऐसे जितने भी जो क्या होंगे कंपाउंड होंगे जिनमें दो पोल बन सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो पोल बन सकते हैं, वो क्या कहता है, वो कहलाते हैं पोलर। क्या कहलाएंगे, पोलर। अब वो सॉल्वेंट भी हो सकते हैं और सॉल्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकते हैं और सॉल्यूट भी हो सकते हैं। पोलर क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकते हैं और सॉल्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होगी वो कहलाएंगे हमारे पास पोलर, सॉल्वेंट या सॉल्यूट। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है ना, ये बेसिक्स है बेटा। तो इस टाइप से हम समझ लेंगे। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, और एग्जांपल लेंगे, है ना। देखो हमने H2O लिया, तो H2O क्या हो गया, पोलर हो गया। H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट। क्या बेटा, पोलर सॉल्वेंट। अब देखो ये कह रहा है कि पोलर और आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। चलो हमने सॉल्वेंट लिए ये, अब हमने कहा HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या NaCl लेते हैं। तो NaCl क्या है बेटा, देखो NaCl आयनिक है, ये क्या है, आयनिक सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है ये, आयनिक। कैसे पता लगा मैं आयनिक, ये जब हम इसका देखेंगे बेटा, ये आयन फॉर्मेशन करता है। जैसे देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे हम क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे ना, है ना, तो ये दो प्रकार के आयन्स बना लेता है। ये देखो आयन बना दिए इसने। आयन मीन्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, दोनों आयन है, तो उनको बोलेंगे आयनिक सॉल्यूट। जो आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो आयनिक सॉल्यूट कहलाते हैं, है ना। और भी हो सकता है आयनिक सॉल्यूट, कौन से हो सकते हैं बताओ, आप लोग बताओ। यहां पर ए हो सकता है, CaCl2 हो सकता है। देखो CaCl2 कैसे होगा, ये Ca2 पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दो आयन बना दी इसने। तो ये क्या बेटा, आयनिक सॉल्यूट। MgCl2 है, ये भी आयनिक हो सकता है। Mg बना देगा 2 पॉजिटिव वाला और Cl 2 नेगेटिव वाला बना देगा। तो ये बहुत सारे हमारे पास आयनिक सॉल्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और पोलर दूसरा में लेना है, पोलर सॉल्यूट। अब पोलर सॉल्यूट क्या हो सकता है, जिसमें पोल बनते हो, ऐसा सॉल्यूट है कोई, HCl ले सकते हैं। देखो HCl, तो HCl मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जो Cl होता है ना वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, है ना। ये क्या करेगा, इन दोनों के, यहां देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 नहीं होंगे बेटा, क्लोरीन में 7 होंगे। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 होते हैं, और क्लोरीन में 7। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 17। 17 हो गया, है ना। तो इसको होगा 2 8 कितने हो गए, है ना, और 7। देखो इसका आउटर मोस्ट ये है, दो तो ये इनर मोस्ट है ना, ये आउटर है। तो आउटर में कितने हो रहे हैं, 17 है ना, तो 2 8 और 7। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन, सर 8। हाँ ये अंजलि का रोल नंबर भी है ना। तो देखो 8 है, तो यहां देखो ऑक्सीजन यहां पर कितना होगा, 2,6, 2 और 6। इट मीन से 6 वाला है। देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6 है। तो हमें ये जानना भी है, केमिस्ट्री का बेसिक्स है ना। तो यहाँ देखो इसमें क्लोरीन में 7 है, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये करता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इसको भी एक मिल जाए तो ये 2 हो जाएंगे, है ना। ये क्या करते हैं, इस प्रकार की शेयरिंग कर लेते हैं। तो होना तो क्या चाहिए था कि जो HCl के बीच एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये बीच में होने चाहिए थे। लेकिन क्लोरीन कैसा है, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव प्रॉपर्टीज का है। ये क्या कर देता, अपनी ओर खींच लेता है इसको। अपनी ओर खींचने से क्या होगा, हाइड्रोजन से दूर चले जाते थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, अपने पास पूरा नहीं ले लेता लेकिन दूर चले जाते हैं इससे। और दूर जाने से क्या होगा, उसमें एक चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्या बन गया, दो पोल बन गए। इसलिए क्या है, HCl क्या है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा? ये पोलर सर पोलर सॉल्यूट। हो सकता है, ये सॉल्वेंट भी होगा कहीं, है ना? तो हमारे पास HCl ऐसा हो गया है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये कहता है देखो पोलर और आयनिक जो सॉल्यूट होंगे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। यदि हमने पोलर क्या लिया, सॉल्यूट लिया, या आयनिक सॉल्यूट लिया, तो डिसॉल्व किस में हो जाएंगे? पोलर सॉल्वेंट में। यदि हमने H2O लिया तो हमें पता लग गया H2O क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? NaCl को घोल सकते हैं, आयनिक सॉल्यूट है, इसको NaCl को डालेंगे तो घुल जाता है। घुलता है कि नहीं घुलता है? NaCl यस सर। पानी में घुल जाता है। तो क्यों घुलता है? क्योंकि ये भी क्या है? आयनिक सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे ही हम और सॉल्यूट भी ले सकते हैं, जो हमारे पास पोलर सॉल्यूट होते हैं उनको हम इसमें घोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस टाइप से दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, ये कहता है, दूसरा कह रहा है कि नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? जिनमें पोल नहीं बनेंगे। ऐसे कोई सॉल्वेंट हो सकते हैं जिनमें पोल ना बने? हो सकता है बेटा ऐसा कोई सॉल्वेंट? ये सॉल्यूट हो सकता है ऐसे कोई जिनमें पोल न बनते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना दे। देखो H2 देखते हैं, H2 देखो बेटा, H2 हाइड्रोजन, लेकिन हम सॉलिड की बात कर रहे थे ना, यहाँ सॉलिड है यहाँ, है ना? तो सॉलिड क्या हो सकता है? जिनमें जो है पोल नहीं बनता है। बेंजीन तो देखा आप लोगों ने, बेंजीन C6H6, इसे जानते हैं। तो यहां देखो ये कार्बन है, इस टाइप से लगा हुआ है, ऐसे बनता बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता है बेंजीन का अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। बिल्कुल, C6 और H6 जो है ये बेंजीन है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस टाइप से बनता है, देखो ऐसे करके। हम यहाँ एक कार्बन 6 लगेंगे इसमें, देखो कार्बन 6 लग गए, है ना? ऐसे 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन हो गए। 6 क्या है इसमें? हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन को, प्रत्येक हाइड्रोजन को उनको ऐसे लगा देते हैं। एक ये कैकुले स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कैकुले ने दिया था ये संरचना, है ना? ये स्ट्रक्चर दिया था सबसे पहले, कैकुले ने दिया था। कैकुले एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन यहाँ क्या कमी है बेटा? जब हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो क्या कमी नजर आ रही है आपको? कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही क्या? सर नहीं। नहीं हो रही, ये कमी है। तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक पे डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर दूसरे पे डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर एक पे डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट होंगे, है ना? आप देखो सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस वाले कार्बन के देखो 2 और 2 4 हो गए, इस वाले कार्बन के देखो 2 2 4, इस वाले कार्बन देखो 2 2 4, सब में 4 4 हो जाएंगे, है ना? तो इसमें कहीं पोल नहीं बन रहे बेटा, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं ज्यादा, ये बराबर खींच रहे हैं, है ना? तो इसमें कोई पोल नहीं बनता। तो ये क्या है? ये है हमारे पास नॉन पोलर और सॉल्वेंट है। तो इसमें ऐसे ही वाले सॉल्यूट होंगे, अभी दिमाग में लगाओ कौन से हो सकते हैं ऐसे सॉल्यूट, है ना? अभी एग्जांपल आएंगे, कौन से ऐसे सॉल्यूट होंगे कि जो नॉन पोलर होंगे, जिनमें पोल नहीं बनते होंगे। एक ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो बेटा CCl4 है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है ना? इसमें 4 Cl है, तो ये भी नॉन पोलर है, इसमें पोल नहीं बनेंगे। इसमें क्या नहीं बनेंगे? पोल नहीं बनेंगे, है ना? सी भले इस क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन ये क्या करता है? देखो यहाँ पर इस टाइप से होता है, जैसे कार्बन है ना, तो इसने क्या किया, मान लीजिए ये वाला क्लोरीन इसको खींचता है अपनी तरफ, तो ये वाला क्लोरीन, जो दूसरा वाला क्लोरीन है ना, ये वाला नीचे वाला, ये भी उसको खींचता है, तो बराबर दूरी हो जाती है, तो पोल बन ही नहीं पाता है। यहां से भी ऐसी कंडीशन होती है, ये भी बराबर कंडीशन में आता है, क्योंकि अपोजिट में क्या है? नेगेटिव है, जितना ये खींचेगा उतना ये भी खींचना चाहेगा, फिर क्या हो जाता है? बराबर पे आ जाता है। इसलिए इसमें भी पोल नहीं बनते हैं। जैसे देखो यहाँ क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, ये इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, तो नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? तब तक ये खींच रहा है, इनके अपोजिट में भी, इसलिए इसमें पोल नहीं बनते। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है बेटा? नॉन पोलर है ना? तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा,
जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये कहता है कि नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में हो जाएगा आसानी से, है ना। तो देखो यहां पर एक लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि अकॉर्डेंस टू लाइक डिसॉल्व लाइक। जो एक समान वाले होंगे वो उसी में ही घुलेंगे, समान समान में घुलता है। इसका मतलब हिंदी में ऐसा होता है समान समान में घुलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक यानी कि समान समान में घुलेगा। यानी कि पोलर और आयनिक घुलेंगे पोलर में और नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में, दोनों लाइक डिसॉल्व लाइक। ये समझ में आया होगा बेटा। एग्जाम्पल देखो, ये कहता है कि देखो साल्ट इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। जो साल्ट होता है वो इजिली सॉल्युबल किस में हो जाता है, वाटर में। एग्जाम्पल है। और बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन, जब हम बेंजीन में डालेंगे साल्ट को तो नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि साल्ट क्या है, आयनिक है। और यहाँ इथेनॉल देखो, इथेनॉल में भी नहीं होगा। ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है। इसमें एथेनॉल में नॉन पोलर होता है, जैसे CH3 CH2OH, इसमें नॉन पोलर है, इसमें भी नहीं घुलेगा। लेकिन ये इसमें घुल जाता, कौन, वाटर में घुल जाता, क्योंकि उसका कारण ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ और कारण भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये समझ गए होंगे आप लोग कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि यदि पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना। और इसने एग्जांपल दिया कि साल्ट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल बेंजीन एंड एथेनॉल। ये बेंजीन और एथेनॉल में इनसॉल्युबल है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा या नहीं आया, सुनो बताओ, आ जाना चाहिए। ये दूसरी बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। चलो दूसरा देखो बेटा, ये हमारे पास है, हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉलिड है ना, सॉलिड सॉल्यूट है हमारे पास, जो सॉलिड सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में। उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो कौन 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 सी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण ये जल्दी घुल जाए, ना घुले, है ना। तो ये कौन कौन से कारण है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और कौन कौन से इफेक्ट हैं जिसके कारण ये नहीं घुल पाता है ना। तो देखो यहां पर देखो, अब दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। ये सिंपल है कि जब हम क्या करते हैं कि कोई सॉलिड हमारे पास होता है, माना हमारे पास क्या है, वो कोई सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया बेटा, इंक्रीज किया। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो श्योरली क्या होगा, ये डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये कहता है देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज। और ये टेम्परेचर चेंज से अफेक्टेड होता है। ये जनरल है, ये क्या है, ये जनरल एजम्पशन है कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या होगा, सॉल्युबल ज्यादा होगा। लेकिन यहां दो चीजें हैं। यहां लगता है ली चैटलिया प्रिंसिपल, है ना, कि यदि मान लीजिए, देखो यहां पर ये क्या कहता है, ये कहता है कि दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी फॉलोइंग ली चैटलिया प्रिंसिपल। ये ली चैटलिया जो प्रिंसिपल है ना बेटा, इसको हिंदी में ला सातेलिया का नियम भी कहते हैं, है ना। ली चैटलिया जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको समझाता है। यहां पर दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, चूना तो देखा बेटा, चूना, लाइम, सर जिसको हम लाइम बोलते हैं, है ना, ये होता है। और इस पे हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, H2, तो ये क्या हो जाता है, हीट निकलती सर। बिल्कुल, जिसको हम बूझा चूना, है ना, बूझा चूना बोलते हैं, ऐसा बूझा हुआ चूना। और इसमें क्या होता है, हीट निकलती इसके साथ। इसका मतलब ये क्या है, ये है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटा, ये एक्सोथर्मिक, क्या बोलेंगे,
एक्सोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? जिस रिएक्शन में क्या होता हो, हीट निकलती हो, वो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमने लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था हमने प्रैक्टिकल रूम में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था और उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला था, है ना। ये छोटे छोटे जैसे सफेद से छोटे छोटे टुकड़े डाले थे और उसमें फिर हमने पानी डाला था, ठीक है। थोड़ी देर में टेस्ट ट्यूब क्या हो गई थी बेटा? गरम। गर्म सर हुई थी। गरम। हाँ, ये आप लोगों ने किया है प्रैक्टिकल, है ना। तो ये गर्म हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। क्या हुआ इसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, यानी कि इसमें हीट निकली है। अब यदि हम इसको गर्म करेंगे, एक तो इसमें हीट निकल रही है, हम उसको और गर्म कर रहे हैं, तो ये जो ले चिटरली प्रिंसिपल है ना बेटा, इन्होंने कहा ये बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। जैसे इसमें हीट निकल रही है, ये देखो हीट निकल रही, और हम इसको यहाँ क्या कर दें, इसको गर्म करना शुरू कर दें, यहाँ टेम्परेचर देना शुरू कर दें, तो ये क्या होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उसका घुलना बंद हो जाएगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वापस। तो ये कहता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इफेक्टेड होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमने टेम्परेचर दिया उसको, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, घटेगी। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और हम उसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी बेटा। ये पॉइंट याद करना आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जो हमारे पास, क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को यदि हम क्या कर रहे हैं? हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस हीट दे रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज लिख लेता हूं, आगे जगह नहीं है ना, ये डिक्रीज लिख रहा हूं। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका अपोजिट दूसरा क्या हो सकता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा, यहां पर ये कहता है, देखो, इफ in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic, the solubility increase with rise temperature। ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? माने कोई चीज है, हमने इसको घोलने के लिए, माना हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा ग्लूकोज? फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ बेटा फॉर्मूला। सर C6H12O6। C6H12O6, ये तो फ्रक्टोज है। कैसे पहचानोगे? देखो C6, सर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। गुड है, देखो ना, अच्छा बात, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। और मैंने कहा ये तो ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज है, तो आप कैसे पहचानोगे? आप कहोगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो ग्लूकोज होगा, और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा वो क्या होगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हो जाएगा, राइट। तो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं इंडोथर्मिक रिएक्शन का। ग्लूकोज को आपने जीभ के ऊपर रखा कभी? यस सर। कैसे लगा? सर जीभ के ठंडा। ऊपर है? कैसे लगा बेटा? बोलो बोलो, सही बता रहे हो तुम? सर ठंडा। बिल्कुल। कभी आप ग्लूकोज को उठा करके जीभ के ऊपर रख दो, वो ठंडा क्यों हुआ? वहां पर ठंडा हमें क्यों लगा? देखो, अब कारण मैं बताता हूं, है ना। यहां हमने जीभ ये लिया, हमने जीभ का पोर्शन हमारे पास है, और इस जीभ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया। जिन्होंने नहीं किया वो करना आज, है ना। ऐसे ये देखो, ग्लूकोज हमने इतना डाल दिया, तो वहां पे आपको ठंडा महसूस होगा। ठंडा क्यों महसूस हुआ? उसका कारण ये है
कि इस ग्लूकोज को डिसॉल्व यानी कि सॉल्युबल होने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज सॉल्युबल हो रहा है ना, वहां ग्लूकोज क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, उस सॉल्युबल होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। तो हीट कहां से लेगा, जो हमारी जीभ है ना उससे हीट यहां ले लेगा बॉडी उस, टेम्परेचर। हाँ नहीं नहीं, वो जीभ से ही है ना, जीभ के पास से है ना बेटा हीट। तो उस जीभ से क्या करेगा, हीट ले लेगा, और हीट ले लेगा तो उसको डिसॉल्व करेगा। तो हमें तो महसूस हो रहा ठंडा, क्योंकि हमारी जीभ की हीट कहां चले गई, इसको इस ग्लूकोज को घोलने में चले गई, इसलिए हमें ठंडा लग रहा वहां पे। हमारी जो जीभ में गर्मी थी वो कहां चली गई, इस ग्लूकोज को घोलने में चली गई, सॉल्युबल करने में चली गई, ठीक है ना, इस ग्लूकोज को सॉल्युबल करने के लिए चली गई। तो वहां पर क्या हुआ, वहां उस पोर्शन पे जीभ हमें कैसे महसूस होती है, ठंडा महसूस होता है। जैसे दूसरा कारण एक और भी देख लो, ये है बेटा इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है, इंडोथर्मिक, क्योंकि इस ग्लूकोज को घोलने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है। तो इंडोथर्मिक जिस रिएक्शन को देखो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो आप पानी का गिलास लेते हैं, एक पानी का है ना, और गर्मियों में क्या करते थे हम, अब तो नहीं करता कोई ऐसा, लेकिन करते थे है ना, यहां पर हम गिलास, एक गिलास में पानी लेते थे, और इस पानी में क्या करते थे, थोड़ा चीनी डाल देते थे, और ये पानी कैसा हो जाता था, थोड़ा ठंडा हो जाता था। ज्यादा ठंडा तो नहीं होता फ्रीज जैसे, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अब फ्रीज आ गए तो इस टाइप का हम यूज नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या करते थे, चीनी डाल देते थे, चीनी यानी सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बता बेटा। C12H22O11। बिल्कुल, C12H22O11, है ना, ये चीनी का फॉर्मूला है ना, जिसको हम चीनी कहते हैं, लेकिन ये सुक्रोज, हम केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं इसको, सुक्रोज, ये सुक्रोज है ना। अब हमने क्या किया, इस सुक्रोज को पानी में डाला, तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हुआ, थोड़ा हमने चीनी डालने से, इस पानी पहले थोड़ा सा गुनगुना था, जिससे हमने चीनी मिलाई इसमें, चीनी में मिलाने के बाद ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ बेटा, देखो इस पानी के अंदर जो गर्मी थी ना, वो इस सुक्रोज को डिसॉल्व करने के लिए यूज हो गई। उसकी गर्मी कहां चली गई, इसको डिसॉल्व होने में चली गई। जो हीट थी, ये भी इंडोथर्मिक है। इस जो सुक्रोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए हीट की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या है, इंडोथर्मिक, इसको डिसॉल्व करने के लिए इंडोथर्मिक। तो ये दोनों चीजें आप समझ में आ गई होंगी, मुझे लग रहा है ये नेचुरल चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसने क्या किया, इस बेस से डिसॉल्व होने के लिए इसने इस में से हीट ले ली, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। क्या है, इंडोथर्मिक। अब मान लीजिए इंडोथर्मिक है और हम इसको हीट दे रहे हैं, तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये ज्यादा घुलेगा। आप लोगों ने देखा होगा चाशनी जो बनती है, किसकी, चीनी की जो चाशनी बनती है, वो इसी का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। कैसे, यहां पर देखो, जैसे मानो क्या करता है, यहां पर थोड़ा पानी लिया उन्होंने और उसमें 1 किलो चीनी डाल दी, तो 1 किलो चीनी तो घुलेगी नहीं। फिर क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं तो घुल जाती है आसानी से। फिर क्या करते हैं, और चीनी डाल देते हैं, फिर क्या हो जाता है, फिर गर्म करते रहते हैं, और धीरे धीरे उस काफी चीनी को घोल लेते हैं कम पानी में, है ना, और नीचे से उसमें गर्मी देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, तो वो डिसॉल्व ज्यादा होता चला जाएगा। तो जो इंडोथर्मिक, यहां दो चीजें याद रखनी बेटा, जो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनमें टेम्परेचर देने से क्या होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और देखो जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, देखो इफ इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, ठीक है ना। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होना चाहिए बेटा, है ना। एक्सोथर्मिक में होता है डिक्रीज, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम हीट देंगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होगा, यदि हम हीट देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा अलग है वो रखा है इसमें, ठीक है ना। तो ये है ले चैटर्जी प्रिंसिपल, ठीक है ना। और तीसरा इफेक्ट था बेटा प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर, क्योंकि ये सॉलिड है, ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को, जो सॉलिड है ना, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं,
तो देखो बेटा सॉलिड क्या नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता है। सॉलिड को चाहोगे तो कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस जानते हैं आप लोग, दबता नहीं है। देखो जैसे हमने कहा आपकी मेज है या NaCl है, वो उसको हम प्रेस करेंगे तो पिचकेगा नहीं, है ना। मान लीजिए हमने देखो इसमें हम कितना प्रेशर लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो क्योंकि ये देखो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट टू सॉलिबिलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिबिलिटी पर, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड की कंडीशन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉलिड की कंडीशंस में यदि हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर कितना भी डालोगे वो सॉल्युबल नहीं, उस पर कोई सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर अन्य जगह हो सकता है, यदि हम क्या ले लें, गैस ले लें, तो गैस तो घुलता ही है, जितना प्रेशर डालोगे उतना घुलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये याद रखना बेटा, है ना। सॉलिड पर कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं होता होगा, तो वहां पर आप लोग ये कारण लिखोगे, इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। ये कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि ये क्या नहीं है, इनको प्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये देखो पार्शियली रिमेन अनइफेक्टेड, ठीक है ना, अनइफेक्टेड रहता है बाय द चेंज ऑफ इन प्रेशर, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट है बेटा, देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब अभी तक तो क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिड इन लिक्विड था, या इसकी जगह क्या था, सॉलिड था। सॉलिड को हम क्या कर रहे थे, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे। अब दूसरी कंडीशन है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये गैस है और इसको हम लिक्विड में डाल रहे हैं, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, ठीक है ना। गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में। तो यहां पर क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस विच कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर का भी बहुत मायने रखेगा, यहाँ पर प्रेशर का मायने रखेगा, बहुत सारी चीजें है ना। तो देखो बेटा इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, जो किस पर डिपेंड करती है, तो पहला हमारे पास है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सॉलिड हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड फोर्थ वन इज प्रेशर, ठीक है ना। इन चार चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इनको मैं कल बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है ना। एक तो होगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सॉलिड हो जाएगा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और उसके बाद होगा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्रेशर, ठीक है। इनके बारे में कल डिटेल बताएंगे हम आप लोगों को।